प्रीति नई नई शादी करके अपने ससुराल आई थी, लेकिन उसे अपने सास ससुर के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं यहाँ पूरे दिन रसोई में काम करती रहूं और ये दोनों बस मुफ्त में बैठे बैठे रोटियां तोड़ते रहते हैं। अब मैं इन्हें सबक सिखाती हूँ। प्रीति एक लालची औरत तो थी ही, साथ ही साथ उसने यह सोचा, अगर मैं काम वाली को हटा दूं तो मेरे पैसे भी बच जाएंगे और मैं अपने सास ससुर को सबक भी सिखा दूंगी। इतना सोचकर अगली सुबह वह काम वाली के पास गई और उसने कहा, कमला, कमला। जी दीदी। यहाँ आओ। कल से तुम्हें काम पे नहीं आना है। घर का सारा काम मैं खुद देख लूंगी। फालतू में इतने पैसे खर्च होते मेरे। क्यों दीदी, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? नहीं, तुझसे कोई गलती नहीं हुई है, पर घर में उतना काम भी नहीं है। मैं अब सारा काम खुद ही संभाल लूंगी, इसलिए कल तू अपना हिसाब कर ले और मत आना। ठीक है। अब प्रीति अकेले अपने कामों में लग गई। तभी उसकी सास वहां आई और उसने कहा, बहू, क्या हुआ? आज तू इतना सारा काम अकेले क्यों कर रही है? कमला कहाँ गई? माँ जी, मैंने कमला को हटा दिया। मैंने सोचा अब ज्यादा काम तो है नहीं, और वैसे भी ये बहुत मेहनत करते हैं और हमारे मेहनत के पैसे हैं। मैं फालतू ऐसे नहीं कर सकती खर्च। ये बात तो तेरी ठीक है, लेकिन यह खर्च तो फालतू नहीं थी। कुछ भी हो माँ जी, मेरे लिए तो फालतू थी। अब हम काम कर लिया करेंगे और थोड़ी बहुत आप भी हमारे हाथ बटा दिया करना। मुझे लगता है कि हम दोनों मिलकर घर का सारा काम कर सकते हैं। मुझसे अब इस उम्र में क्या काम होगा? अरे माँ जी, आप चिंता क्यों कर रहे हो? थोड़ा मैं कर लूंगी, थोड़ा आप कर लेना, और इस उम्र में काम करना चाहिए ताकि आपके पैर हाथ चलते रहें। इतना कहकर प्रीति अपने काम में लग गई। शाम को जब विनय घर आया और प्रीति को इतना काम करते देख बोला, प्रीति, क्या हुआ? तुम इतना काम क्यों कर रही हो? और कमला कहाँ गई? मैंने कमला को हटा दिया। क्यों? मुझे ऐसा लगता था कि वह काम ठीक से नहीं करती है और हमारे घर के सामान भी धीरे धीरे गायब होने लगे थे, तो मैं खुद ही कर लूंगी। क्या? इतना सारा काम तुम कैसे करोगी? अरे रहने दो, क्या करूं? कर लूंगी मैं किसी भी तरह। मैं माँ से बात करता हूँ, तुम रुको। माँ, प्रीति सुबह से इतना काम कर रही है, आप क्यों नहीं हाथ बटा देते हो? अरे बेटा, अब मुझसे इस उम्र में क्या काम होगा? कुछ तो हो जाएगा माँ, थोड़ी मदद हो जाएगी उसकी। प्रीति यह सारी बातें सुनकर बहुत खुश हो गई। वह यही तो चाहती थी। अगली सुबह प्रीति की सास रसोई में आकर कहती है, प्रीति बेटा, मुझे बता दो कि मैं क्या मदद करूं तुम्हारी। माँ जी, रहने दो, किचन का तो मैं संभाल लूंगी। अगर आप कुछ करना ही चाहते हो तो घर की सफाई कर दो। सफाई? अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ। इतना कहकर वह घर की सफाई में लग गई। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन अब प्रीति की सास की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही थी और कुछ दिनों के बाद उनका देहांत हो गया। अब घर में प्रीति, उसके ससुर जी और विनय रह गए थे। प्रीति की सास के नहीं रहने की वजह से घर का सारा काम अकेली प्रीति को ही संभालना पड़ता था और साथ ही साथ अब ससुर की सेवा भी उसे करनी पड़ती थी।
जो प्रीति को बिल्कुल पसंद नहीं था। और अब तो खर्च भी बढ़ गया था क्योंकि उसके ससुर जी बिस्तर पे आ गए थे। अस्पताल और दवाइयों के खर्च से प्रीति निजात पाना चाहती थी। फिर उसने एक उपाय सोचा। विनय जब दफ्तर से घर आता, प्रीति शिकायत लेकर बैठ जाती। झूठी शिकायत करती रहती अपने ससुर की और कहती, सुनो, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। या तो मैं रहूंगी या तो ससुर जी रहेंगे। तुम देख लो तुम्हें किसके साथ रहना है। मैं तो तंग आ गई हूँ उनकी आदतों से। विनय बेचारा प्रीति की बातों में आ गया और उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं नहीं चाहता कि आपकी वजह से मेरे और प्रीति के रिश्ते में कुछ खटास आए। इसलिए मैं आपको इस घर में अब नहीं रख सकता। तो आप मुझे बताओ कि आप किसी रिश्तेदार के घर जाओगे या मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ आऊं। क्या मेरी वजह से मैंने क्या किया? ये सब मुझे नहीं पता पिताजी। बस अब आप इस घर में नहीं रहोगे। ठीक है बेटा, जब तुमने यह तय कर ही लिया है तो तुम सोचो कि मुझे कहाँ रखोगे। ठीक है पिताजी, कल मैं किसी वृद्धाश्रम का पता करता हूँ। मैं आपको वहाँ छोड़ दूंगा। ठीक है। विनय पूरी रात यही सोचता रहा, क्या पिताजी को आश्रम छोड़ना सही रहेगा? मेरा दिल नहीं मान रहा है, लेकिन मैं प्रीति को भी नाराज नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उसे खुश रखने का वचन दिया था। पर मैं ये भी नहीं कर सकता। अगली सुबह विनय और उसके पिताजी आश्रम के लिए निकले। अभी वह थोड़ी दूर ही चले थे, तभी एक पड़ोस की विमला वहां आई और उसने कहा, बेटा, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? विनय ने दुखी मन से सारी बात बताई। क्या तुम ऐसा कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी पत्नी ऐसा क्यों करने को कह रही है? क्या हुआ चाची, ऐसे क्यों कह रही हो? देखो बेटा, मैं तो इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहती, लेकिन बात जब इतनी बढ़ गई है तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी पत्नी के लक्षण सही नहीं है। वह बहुत ही लालची औरत है। घर के पैसे बचाने के लिए और खुद सारा काम ना करना पड़े, इसलिए वह तुम्हारे पिताजी को आश्रम भेजना चाह रही है। तुम्हारी माँ की भी तबीयत घर के इतने सारे काम करने की वजह से ही खराब हुई थी। तुम्हें नहीं पता कि जब तुम दफ्तर चले जाते हो तो तुम्हारे पीठ पीछे वो तुम्हारे माँ बाप के साथ क्या क्या करती है। क्या प्रीति ऐसा करती है? मुझे तो उसने ऐसा कभी कुछ नहीं बताया। वह तो उल्टा मुझसे शिकायतें करती रही बाबूजी की। यही तो बात है, और तुम उसकी बातों में भी आ गए। इतना सुनकर विनय रोने लगा और वह अपने पिता के चरणों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगा। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी मेरे पीठ पीछे आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। अगर उसे मेरे साथ नहीं रहना है तो वह चली जाए, लेकिन आपको अब मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर विनय अपने पिता के साथ वापस अपने घर आ गया। प्रीति यहाँ तब तक मजे कर रही थी
अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। प्रीति ने दरवाजा खोला और वहां अपने ससुर और पति को देखकर वह आश्चर्य में पड़ गई। फिर उसने बोला, क्या हुआ? कुछ रह गया था क्या? नहीं, कुछ नहीं रह गया था। बस मुझे सारी सच्चाई अभी पता चली है। कौन सी सच्चाई? वही जो तुम मेरे पीठ पीछे मेरे माँ बाप के साथ करती आई हो। मैंने कुछ नहीं किया है। चुप हो जाओ, अब मुझे सब पता चल गया है। मैं अब अपने पिताजी को कहीं नहीं जाने दूंगा। अगर तुम इनके साथ नहीं रह सकती तो तुम यह घर छोड़कर जा सकती हो। इतना सुनकर प्रीति रोने लगी। मुझे माफ कर दो, मैं पैसों की लालच में आ गई थी। मुझे लगता था कि ये दोनों बस मुफ्त में बैठे बैठे खाना खाते रहते हैं और घर के इतने सारे पैसे इनमें खर्च भी होते हैं। अगर ये नहीं रहेंगे तो पैसे ज्यादा बचत होगी, इसलिए मैंने यह सब किया। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। पिताजी के समझाने पर विनय भी मान गया और प्रीति को माफ कर दिया। फिर वह सब खुशी खुशी रहने लगे।